अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सजाद तरीन साहब। सजाद साहब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आज डिस्कस करना है हमने। एक तो वज़ीर आज़म साहब के हवाले से मैं ज़रा आपसे आज ये भी पूछूंगा, ट्विटर पे बड़ा टॉप ट्रेंड चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, आपने भी देखा, हमने भी देखा। अगर मुझे निकाला का, मुझे पता नहीं क्यों मुझे निकाला भी याद आया, तो मैंने सोचा आज आपसे ज़रा डिस्कस करूं कि क्यों मुझे निकाला से लेके अगर मुझे निकाला तक की जो ये बाज़गश्त है ये क्यों शुरू हो गई। एक बार सदारती निज़ाम की बात क्यों शुरू हो गई, लेकिन उससे बढ़ के ये कि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है, सारी दुनिया में महंगाई है, हम फिर उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कम कीमत जो हाउसिंग स्कीम है उसके लिए आवाम को फ़ायदा दिया जा रहा है, और पाकिस्तान में घरों की बहुत कमी है, इसलिए घर बनाने पर तवज्जो भी वज़ीर आज़म दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म ने इस पर शुरू से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा, और घरों के हवाले से वो बात भी करते रहे। लोन्स का सिलसिला भी बैंक से जारी है। दूसरी तरफ इस गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा अजीब से मसाइल का शिकार हो गई है। जब शहजाद अकबर साहब की खबर आई, फिर एक एडवाइज़र साहब की खबर आ गई, लगता कुछ यूँ है कि कुछ मुश्किलात शायद थोड़ी बहुत हैं। दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जब 180 ममालिक का करप्शन प्रोस्पेक्शन किया और उसका इंडेक्स जारी किया, उस परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 16 दर्जे ऊपर चला गया। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, फिर देखेंगे फाइनेंशियल हो ना हो, लेकिन अगर इदारा जाती हो, किसी ना किसी सतह पर हो, तो करप्शन तो हुई है जिसकी वजह से 16 हम छलांगे मार के ऊपर चले गए। दूसरी तरफ सर, एक बड़ा मैटर जो पीडीएम अब उठा सकती है वो यही है जो ट्रांसपेरेंसी की एक रिपोर्ट है, क्योंकि पीडीएम के पास वज़ीर आज़म इमरान खान के जाने और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आने का कोई जवाब नहीं है, मां सिवाय इसके कि वो लॉन्ग मार्च की बातें करें जिसको आगे करने की बातें हो रही हैं। फिर एक ऐसा टॉपिक जो आप ही के प्रोग्राम में आप ही उठाते रहे, इस्लामाबाद का बड़ा तरीन और अहम सरकारी हॉस्पिटल पोली क्लिनिक, जहाँ पर ज़ायदुल मयाद डेंगी किट्स का मामला सामने आया, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, उस पर भी आज बात करेंगे। तो सजाद साहब, सर सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब, उनके बयानात, उनके बारे में जो मैंने ज़रा सोशल मीडिया का भी जिक्र कर दिया, चूँकि सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप रही है जब वज़ीर आज़म अपोजिशन में थे। असल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ख़ुद सोशल मीडिया को बहुत इस्तेमाल किया, और जब वो अपोजिशन में थे, उनकी जो पार्टी के लोग थे वो हर चीज़ एक माहौल बनाते थे, और जनाब इस पे मियाँ नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत काफ़ी परेशान रही। फिर मियाँ साहब चले गए तो शायद खाकान आबासी आ गए, तो उसमें भी फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 126 दिन का जो धरना दिया, और रोज़ शाम को एक तकरीर किया करते थे, और वो तकरीर फिर उसी तरह टीवी चैनल्स भी दिखाते थे, और फिर मुख्तलिफ़ जो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं उन पर भी चलता था, ट्विटर पर, फेसबुक पर, ये सारी चीज़ें। ये उस वक्त के मज़े थे जब प्राइम मिनिस्टर ख़ुद अपोजिशन में थे, कंटेनर पे थे। अब प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं ख़ुद इक़्तिदार में, हुकूमत इनके पास आ गई है, 3.5 साल का अरसा गुज़र चुका है। अब लोगों को ये पता है कि अब इनके पास टाइम नहीं है कोई परफॉर्मेंस दिखाने का, कारकर्दगी दिखाने का, इनके पास अब कोई टाइम नहीं है। उसकी वजह ये अरसलान साहब कि जो टाइम था 3.5 साल का वो उन्होंने गुजार लिया है। अब इनके पास कोई ऐसी नहीं है अलादीन का चिराग के बटन दबाएंगे और जनाब घर भी बन जाएंगे, नौकरियां भी हो जाएंगी। फिर शुरू से इनको मौशी टीम अच्छी नहीं मिली। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये फरमाते हैं कि 22 साल उन्होंने जदोजहद की और उसके बाद इक़्तिदार में आए, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन 22 साल में वो कुछ 4-5 लोग नहीं बना सके जो इनके कोई अच्छे एडवाइज़र होते, वो फाइनेंस में होते, कोई और किसी शोबे में होते, और मुल्क की मुआशी हालत बेहतर होती। मुल्क की जब से ये आए मुआशी हालत मुल्क की ख़राब हो गई। इन्होंने कंटेनर पे कहा था कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे और ख़ुदकशी कर लेंगे और वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन ये वहाँ गए। वो टाइम जो है वो टाइम थोड़ा सी ताख़ीर हो गई IMF पे जाने पे पहली दफ़ा, और ये कोशिश करते रहे कि अब अरब दोस्तों से पैसे ले लिए जाएं। दिए भी अरब दोस्तों ने, सऊदी अरब ने दिए, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि हमारे मामला चल सके। एक अहम बात ये थी कि वो खर्च करने के लिए नहीं थे, वो सिर्फ दिखाने के लिए थे, रखने के लिए थे, तो वो हमारे मामलात नहीं चल सके। फिर उस दौरान जो है IMF से मुज़ाकरात किए गए, वो जो दरमियान में एक गैप आया, उस गैप में सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई। माशी सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई कि डॉक्टर कैसर बंगाली और हाफिज़ पाशा साहब और बहुत सारे लोग जो हैं जो आज़ाद माशत के माहिर हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं।
और आने वाले दिनों में बेरोज़गारी बहुत होगी। जब शुरू में गवर्नमेंट आई फिर वही हुआ, आपने देखा कितने लोग बेरोज़गार हुए और फिर ऊपर से कोरोना आ गया, उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुए वो सारी सूरत हाल ख़राब हो गई। आम आदमी, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किलात होगी। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने ब्लूबर्ग की बात की है एक तकरीब में और कहा है कि जी उन्होंने ये कहा, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो इंटरनेशनल मैगज़ीन है या इंटरनेशनल इदारे हैं, कोई भी फंडिंग वाले, वो जो मर्ज़ी है तारीफ़ करते रहें, जो मर्ज़ी है अरसलान साहब ये कहते रहें। अरसलान साहब, मुल्क की मुआशी हालत उस वक्त ठीक होती है जो आपका ड्राइवर है जब वो घर जाए तो उसकी जेब में इतने पैसे हों कि वो अपने बच्चों को रोटी दे सके, वो अपने बच्चों को दवाइयाँ ले सके, वो घर का किराया दे सके, अपने बच्चों की फ़ीस दे सके, ऐसा ही। अपने और मसाइल जो उसके पास हैं उनको हल करने के लिए। अगर तो उसके पास पैसे हैं, वो खुशहाल है, तो इसका मतलब है मुल्क में खुशहाली है। उसके पास अगर रोटी नहीं है, उसके पास अगर दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, उसके लिए बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये सारे इदारे और सारे इंटरनेशनल मैगज़ीन ये कहते रहें मुआशी हालत अच्छी है, तो उसका क्या फ़ायदा है। इम्पैक्ट नीचे नहीं पड़ा। इस हुकूमत ने जो बातें की वो कि हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, और करप्शन के नारे पर ही जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इक़्तिदार में आए थे। इनका एजेंडा नंबर 1 यही था। शहजाद अकबर साहब के बारे में उसी तरह प्राइम मिनिस्टर तारीफ़ें करते थे जैसे जब वज़ीर ख़जाना बनने से पहले असद उमर के बारे में करते थे। और असद उमर साहब भी कहते थे कि पेट्रोल बहुत महंगा है, पेट्रोल मैं सस्ता कर दूंगा, बड़े बड़े अच्छा, फार्मूले एक बात बताते बताएं थे। सर, जो शाहिद खाकान अब्बासी सवाल उठा रहे हैं कि ज़रा बताएं कि शहजाद अकबर गए या भेजा गया, आपकी राय इसमें क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि शहजाद अकबर साहब को फ़ारग कर दिया गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, जो कुछ उन्होंने कहा था वो नहीं कर सके, वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो सैफुर रहमान ने भी बड़ा एहतसाब किया था, तो आखिरी दफ़ा जरदारी साहब की अदालत में पाँव पड़ गया था वो, ठीक है जी, बिल्कुल माफ़ी जी। मांगी उसने। तो ये मेरा ख्याल में शहजाद अकबर साहब ने जो बातें की और जो वो कुछ बताया वो नहीं, हर सतह पे नाकामी हुई। और एहतसाब हमारा इतना नाकाम गया, अरसलान साहब के आसफ सईद खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज थे, चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि हम बतौर इदारा ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब का जो कानून है वो एक तरफ़ा है, एहतसाब जो हो रहा है वो एक तरफ़ा है, और हुकूमत इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो ये वो जो नारा था कि करप्शन ख़त्म होगी, करप्शन हम ख़त्म कर देंगे, एहतसाब होगा, चोरों को छोड़ा नहीं जाएगा और सबसे पैसे वसूल किए जाएंगे, लोग बहुत खुश थे। सर, दो लेकिन वो चीज़ें। सारी बातें नहीं हो सके। अच्छा, एक तो हुकूमत को धचका लगा है, लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कलअज़म करार दे दिया, और ये कहा गया जो मेन रीज़न है उसकी कि ये मामला ये है कि जो मकामी वहाँ की जो हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट, उसके ताउन के बगैर बनाया जा रहा है। अच्छा, अब जो गवर्नेंस इश्यूज़ हैं वो पंजाब के भी आपके सामने हैं। 3.5 साल का अरसा शहजाद अकबर साहब का देख लें, 3.5 साल का अरसा उस्मान बुज़दार साहब का देख लें। जो शहजाद अकबर साहब कर गए, आने वाले 2-4 दिनों में कहीं उस्मान बुज़दार साहब से भी ऐसा कुछ उम्मीद है? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस बंदे के बारे में कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है, इसकी कारकर्दगी से वसीम मुतमईन अकरम हूँ, प्लस हैं। फिर उसको जाना पड़ता है। असद उमर साहब के बारे में देख लें, उन्होंने यही कहा। फिर उसके बाद हफीज़ शेख साहब के बारे में उन्होंने यही कहा। फिर उसके बाद वो नदीम साहब थे, एक जो एडवाइज़र थे पेट्रोलियम के, वो थे। फिर वो एक दानिश गौहर थे, वो भी मतलब एडवाइज़र सर, थे उनके। आईजीज तब्दील फिर होते उनके रहे, बाद पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा के आईजी को लाके लगाया गया, उन्हें भी मैं वहाँ से। बताता हूँ। फिर वो जनाब अपना क्या नाम है, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब थे, उनको भी यही कहा गया। फिर उसके बाद जिनकी बात आप कर रहे हैं, नासिर दुरानी साहब, पुलिस इस्लाहत के लिए उनको ला के लगाया गया, वो 3 महीने नहीं चल सके, वो उसके बाद उनको जाना पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो लोगों के ख्वाब दिखाए थे और जो कुछ लोगों का एक जहन तैयार किया था, वो चीज़ें उनमें 50% करने में भी नाकाम हुए हैं। चलें और सर। करप्शन जो है, जो ख़त्म करने की बात की थी, करप्शन ख़त्म नहीं हुई, बल्कि करप्शन बढ़ी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जो बातें मैंने अपने इंट्रो में कही थी, अब ज़रा आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप उस पर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। बड़ा मसला जो हुकूमत के लिए बना है वो है ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट। हुकूमत को लग नहीं रहा, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। अब हुकूमत को ये लग नहीं रहा, ये भी मेरा परसेप्शन हो सकता है, लेकिन सीनियर्स इस पर क्या कहते हैं, सजाद तरीन साहब से इस पर पूछूंगा। लेकिन इससे पहले सजाद साहब कुछ पूछूं, ये जो 180 ममालिक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया है, 16 दर्जे पाकिस्तान छलांग मार के ऊपर आया है, इस पर
फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं और इसी को आड़े हाथों लेते और शहजाद अकबर साहब के इस्तीफे को आड़े हाथों लेते शेरी रहमान साहब, यानी अपोजिशन ने भी कुछ कहा है। शेरी रहमान साहब ने जो कुछ कहा वो तो असेंबली में था, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मैं चाहूंगा जरा दोनों का सुनवा दें जी शॉर्ट। पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है वो उसको जो है वो हमने नीचे किया है। सिंगल पॉइंट एजेंडा वाली गवर्नमेंट क्या कर रही है? कल तक चोर डाकू आपने शहजाद अकबर अपने ब्लू आइड बॉय करप्शन वाले को निकाला है, तो क्या ये कह रहा है, ये तो चार्जशीट है, ये कल का ये एक्शन और ये रेजिग्नेशन उनका और ये जो इस वक्त करप्शन इंडेक्स में जो ये रिपोर्ट आई है, शॉकिंग रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान में करप्शन बुरानी कैफियत पे पहुंच गया है। चमन साहब मलबा ये डालते जा रहे हैं ऑपोजिशन पर, माजी पर। इनके 3 सालों में कहां पहुंचा है पाकिस्तान और इसका पासपोर्ट, इसका ट्रेड, इसका प्रोफाइल और इसका करप्शन। अच्छा, सेनेटर शेरी रहमान साहबा ने सेनेट में जो कुछ कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा आपने सुना। सजा साहब, दो अलग अलग बयानिए हैं। गवर्नमेंट को तो ज़ाहिर डिफेंस पे जाना ही था, लेकिन अब अपोजिशन फ्रंट फुट पे इस मामले में आ रही है कि शहजाद अकबर साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अब हुकूमत सारे वज़रा और सारे मुशीर खड़े हो के ये कहते रहे ना कि मुल्क में करप्शन नहीं है और मुल्क तरक्की कर रहा है, तो अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जो मुल्क की हालत हो गई है और जो अवाम मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, और आप यकीन माने कि आप मुख्तलिफ मेरा तो रोज़ किसी न किसी इदारे में जाने का इत्तफ़ाक़ होता है। आप मुख्तलिफ इदारों में चले जाएं और वहाँ देखें कि सरकारी मुलाजमीन क्या कहते हैं कि पहले करप्शन क्या थी और अब करप्शन क्या थी। मतलब बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन ख़ुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पहले जो काम 10,000 में होता था वो 50,000 में हो रहा है। अच्छा सर, एक बात है, मैं माजरत आपकी कता कलामी हो रही, ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं फाइनेंशियल करप्शन का जिक्र नहीं है, मतलब क्या है, ये क्या समझाना चाह रहे हैं? देखें, फवाद चौधरी साहब हुकूमत के चीफ स्पोक्समैन है ना, वो तो यही कहेंगे, लेकिन जो पॉइंट आज शेरी रहमान साहबा ने उठाए हैं और शेरी रहमान ने जो गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि सेनेट में भी और फवाद चौधरी साहब को शेरी रहमान साहब की बातों का जवाब देना चाहिए था कि क्यों इस्तीफ़ा लिया, अपना क्या नाम है, शहजाद अकबर साहब के इसके पीछे क्या राज था। और ये जो करप्शन के दर्जात आए हैं, इन दर्जात में बुलंदी जो है उसकी वजह क्या है, कहाँ करप्शन उन्होंने ख़त्म की है, कितने लोगों को इन्होंने लटका दिया है। देखिए, मैं आपको करप्शन का नारा ये लगाते रहे हैं, एहतसाब बिल्कुल नहीं कर सके और एहतसाब करने में मुकम्मल ये नाकाम रहे हैं। जिस तरह ये कहते थे कि जो लूटी हुई रकम है, जो लूटी हुई दौलत है, हम ले के आएंगे और जनाब करप्शन ख़त्म कर देंगे, करप्शन फ्री पाकिस्तान हो जाएगा। आवाम तो बहुत मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। और आप यकीन करें, किसी दिन हम प्रोग्राम करेंगे मुख्तलिफ़ इदारों के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इदारे में कितनी करप्शन हो रही है और कितने करप्ट लोग वहाँ बैठे हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं है। कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं और उनके घरों से दौलतें निकल आ रही हैं। ठीक है जी, आज भी नैब ने पकड़े हैं कुछ लोग कि उनके इतने घर में सोना और ये दौलत कहाँ से इकट्ठी हुई है। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों पर छापे मारे जाएँ, आप यकीन करें, या उन्होंने जो अपने मुलाजमीन को घर लेके दिए हुए हैं मुख्तलिफ जगह पर, उन घरों में छापे मारे जाएं तो उनके घरों में देखें कितनी करेंसी, अच्छा कितना सोना और कितनी दौलत निकलती है। अगर हम इस ज़रा रिपोर्ट के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करें, ये खाली विफाक की बात नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र है कि पाकिस्तान के हवाले से करप्शन का जिक्र है। इसमें सिंध भी है, पंजाब भी है, बलूचिस्तान भी है और आपका खैबर पख्तूनख्वा भी है। सिंध भी इससे मुबर्रा नहीं है। अगर वो मेरा आपसे सवाल ये है कि ब्लेम गेम खेलने से बेहतर है कि अपने अपने सूबे के हवाले से 18वीं तरमीम के बाद सब खुद मुख्तार हैं, अपने अपने सूबे के हवाले से जवाब दे तो सब है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपने बिल्कुल ये ठीक कहा। जहाँ तक आपने सिंध की बात की ना, तो सिंधी कोई ये तो नहीं है कि हमसे मुख्तलिफ हैं, वो भी हमारे जैसे हैं ना। पूरे पाकिस्तान में जो लोगों की आदतें बनी हुई हैं, जो लोगों के मतलब हरकत व सकनात बनी हुई हैं और लोग जो जिस तरह की सोच बनी हुई है, ये तो नहीं हम कह सकते ना कि जी इस तरफ बनी हुई है और उस तरफ नहीं बनी हुई। पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है। और ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये चाहे सिंध में हो, चाहे पंजाब में, चाहे केपी में, चाहे बलूचिस्तान में हो, ये इनका अपना नेटवर्क है। बहुत सारी चीज़ें सजाद तरीन साहब, लेकिन वक्त चूँकि ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह कल इस पर बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी। सजाद तरीन साहब को भी और मुझे भी इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही।